तो समझते हैं इसके वर्किंग को। देखो यहां पर क्या है कि जो वो इसका वायर का जो दो एंड है तुम उसको सर्किट में कनेक्ट किए, सर्किट में कनेक्ट किए और सर्किट में अगर करंट है तो ये जो पूरा वायर ऐसे लपेटा हुआ है इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, ये पूरा ये इस पूरे स्ट्रक्चर में करंट फ्लो करने लग गया। करंट फ्लो करने लग गया तो अभी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के बीच में फील्ड है, तो ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो अब इस पर टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। टॉर्क कैसे लगेगा ये देखो, यहां पर है, ये सेंट्रल रीजन में लपेटा गया है खाली। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखें, करंट ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे जाके इधर अंदर जा रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड। और जिस रीजन में ये बंधा हुआ है वहां फील्ड ऐसे है, ये देखो फील्ड है, तो जहां पर ये अटैच्ड है, जहां पर ये लूप है वहां पर फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो ये M इधर और B इधर, तो M क्रॉस B, ये सिलेंडर ऐसे घूमना चाहेगा, इस सिलेंडर पे एक टॉर्क लगेगा और ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, तो ये घूमना चाहा। अब जैसे ही ये घूमना चाहेगा, ये सिलेंडर घूमना चाहा, अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा घूमकर जहां तक जा सकता था एकदम लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। नीडल यहां दिखा रहा होगा क्योंकि टॉर्क लगा तो ये टॉर्क इसको घुमा देगा, अगर कोई रोकने वाला नहीं हुआ तो घूम के यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन पीछे कनेक्टेड है टॉर्शनल वायर, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इसको टॉर्क देके घुमाना चालू करेगा, तो जैसे ये घूमना चालू करेगा पीछे जो वायर है उसमें ट्विस्ट आएगा, और ट्विस्ट आएगा तो वो एक टॉर्क डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के उल्टे डायरेक्शन में। तो ये ऐसे इधर घूमना चाह रहा है, तो वायर में ऐसे ट्विस्ट आया तो पीछे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप किया, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और टॉर्शनल वायर का टॉर्क मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा, डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएगा, वहां पर जाकर इस सिलेंडर पर नेट टॉर्क बैलेंस हो जाएगा और ये सिलेंडर वहां पर जाके रुकेगा। तो हम लोग दोनों का टॉर्क जो है वो बैलेंस कर देते हैं। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू टॉर्शनल वायर। डायरेक्शन ऑपोजिट है ये हमको पता है, हम खाली दोनों का मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना है, M इंटू बी, M और B के बीच का एंगल कितना है 90, तो M इंटू बी इंटू साइन 90। और अगर ये थीटा एंगल से टर्न कर चुका है तो टॉर्शनल वायर का टॉर्क C इंटू थीटा। तो M का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, अगर N है, करंट I है, ये लूप का एरिया A है, तो NIA इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू थीटा। तो I इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू थीटा। तो अब जो करंट है इस वायर में, जो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना एंगल ये रोटेट करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया C अपॉन NAB। इसको हम K से रिप्लेस कर देते हैं, इसको कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो I इज इक्वल्स टू K इंटू थीटा। तो बस ये कितना एंगल रोटेट किया वो तो पता चल जाएगा, एंगल कितना रोटेट किया, उससे अगर हम ये फैक्टर K मल्टीप्लाई कर दें तो हमको करंट मिल जाएगा। तो एंगल रोटेट कितना किया वो तो दिख रहा है यहां से, तो एंगल रोटेशन में अगर ये K मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो तुमको करंट मिल जाएगा। तो हम लोग को K मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, वो जो रीडिंग बनाने वाला है वो ऑलरेडी K मल्टीप्लाई करके करंट का रीडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो तुमको सीधा ये कितना घूमा उसके अकॉर्डिंग
ये निडल जहां पॉइंट कर रहा है वहां करंट का रीडिंग लिखा हुआ होगा। एक्चुअली में तो घूमने से क्या पता चल रहा है, एंगल पता लग रहा है कि कितना घूमा, तो पता चल गया कि अरे इतना रेडियन घूमा, उसमें ये k का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एंगल की जगह करंट का रीडिंग मिल जाएगा। तो वो ऑलरेडी इसमें तुमको करंट का रीडिंग दिया हुआ रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इससे करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म होता है करंट सेंसिटिविटी, K डैश, गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट का उल्टा, K डैश इक्वल्स टू 1/K, इसको कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी। अब ये क्या है करंट सेंसिटिविटी, समझते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू I/K हो गया, K को इधर ले आओ, थीटा इक्वल्स टू I/K, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू K डैश इंटू I, 1/K को K डैश लिख दिए। अब समझना, इस K डैश को हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोल रहे हैं। मतलब क्या है, ये निडल कितना घूमेगा, ये थीटा उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। अगर इस K डैश का वैल्यू बहुत ज्यादा है, K डैश अगर हाई है, तो जरा सा करंट में भी ये डिफ्लेक्शन ठीक ठाक अमाउंट में दे रहा होगा। ठीक है, तो K डैश के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि करंट हो गया इनपुट और डिफ्लेक्शन हो गया आउटपुट। हम लोग करंट दे रहे हैं तो उससे हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये घूम रहा है। तो जरा से करंट पर ये कितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, वही इसका करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम मेरा I का वैल्यू बहुत कम भी है ना, ये डिवाइस कितना सेंसिटिव है, मेरा करंट अगर कम भी है लेकिन K डैश का वैल्यू करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो ये बहुत छोटे करंट में भी ठीक ठाक रिस्पॉन्ड करेगा। सो दैट हम लोग मेजर कर पाएंगे कि अच्छा जरा सा करंट में भी ये रिस्पॉन्ड करेगा अगर K डैश का वैल्यू ज्यादा है। तो K डैश का वैल्यू कम है तो कम रिस्पॉन्ड करेगा। तो वही कितना सेंसिटिव है वो ये K डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट सेंसिटिविटी। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इन सब पे बात हो गया। ठीक है, तो क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि भाई करंट कैरिंग लूप जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसी प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है। अब यहां पर कुछ सवाल हम लोग के सामने खड़े हैं। क्या सवाल? पहला बात यह है कि इसको, ये जो मैग्नेट का जो पोल्स है उसको कॉनकेव क्यों रखा गया है, ऐसे फ्लैट क्यों नहीं है जैसे बार मैग्नेट का होता है, इस तरह का क्यों नहीं रखा गया, ऐसे कॉनकेव क्यों रखा गया? इन जनरल तो ऐसे फ्लैट ही रहता है। तो वाई पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉनकेव? तो इसका एक कारण है ना, ये ऐसे रैंडमली नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। समझते हैं? तो अपने सामने एक सवाल है। सवाल क्या है? Why poles of the magnet are made concave? क्यों ऐसा कर्व टाइप का रखा गया? तो इसका जवाब सुनना। जवाब यह है कि कॉनकेव रखा गया है टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है ना, टुवर्ड सेंटर पॉइंट करता हुआ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर अदरवाइज ऐसा होता ना, फ्लैट होता, तो ये ऐसा स्ट्रेट यूनिफॉर्म फील्ड टाइप का पैटर्न दे देता। अब हम लोग को ये नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था, क्या दिक्कत है, समझो। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो इस तरह से होता, ठीक है। तो अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो कि स्ट्रेट रहता, तो अभी देखना क्या किए तुम इस लूप में, ये ऐसे था, तुम बोले कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। तो अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होता, समझो पूरे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक सिचुएशन समझ रहे हैं, अगर फ्लैट होता तो ऐसे होता, तो जब ये घूमा ना, अभी M और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बाद में जब ये घूम गया, अब तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, कितना एंगल घूम गया? ये थीटा एंगल घूम गया। फील्ड तुम्हारा ऐसे ही है। तो अब जो है वो M और B के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा बन रहा है। पहले ये कितना बन रहा था? 90। मतलब M और B के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो यहां तुम क्या किए हो समझना, यहां जब टॉर्क बैलेंस किए हो तो हम तो हमेशा M इंटू बी इंटू साइन 90 लिखें। जिस समय टॉर्क बैलेंस हुआ, जब ये ऐसे टर्न किया थीटा एंगल से, तो टॉर्शनल वायर का टॉर्क आया C इंटू थीटा, क्योंकि थीटा एंगल टर्न कर चुका है। उस समय इस सिलेंडर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है वो होना चाहिए M इंटू बी इंटू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ साइन 90 लिखे हैं, और अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते तो क्या होता? तो ये हो जाता है एम बी कॉस थीटा और सी थीटा। तो अब आई जो यहां से जनरेट होता, उसमें ऊपर थीटा भी आ रहा होता और नीचे कॉस थीटा भी आ रहा होता। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं आता, ये मामला गड़बड़ा जाता। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं होता, क्योंकि हर समय मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल चेंज हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क है वो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं रहा। लेकिन हम लोग तो यहां पर सेम मान लिए हैं। ये पूरा मेहरबानी है इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। देखना हुआ क्या है। अगर रेडियल नहीं होता तो ऐसा होता। अब क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो कर रहा था। ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन था। मैग्नेटिक फील्ड यहां हर जगह अलग अलग एंगल पर है। जिस जगह तुम्हारा लूप है उस जगह फील्ड ऐसे है। देखो यहां इधर इधर कैसे है उससे मतलब नहीं, जिधर लूप है यहां फील्ड ऐसे था। उसके बाद ये B नहीं है, ये M है। उसके बाद जब ये रोटेट किया थीटा एंगल से, तो रोटेट करने पर ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। ये कुछ भी थीटा एंगल से रोटेट किया होगा। अब तुम्हारा लूप जहां पर लोकेटेड है, लूप ऐसे हो गया, तो इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे। अब यहां वाला इधर है तो उससे क्या मतलब है? ये वाला फील्ड तो इसको टॉर्क देगा ही नहीं ना। ये वाला फील्ड के कांटेक्ट में आ गया ये, तो अभी भी M और B के बीच का एंगल B अब ऐसे हो गया। कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। पहले भी कितना दिख रहा था? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन M एंड B is always 90 degree if field is radial। अगर ये फील्ड कांस्टेंट डायरेक्शन में होता हर जगह, तो ये एंगल बिटवीन M और B चेंज हो रहा होता। एंगल बिटवीन M एंड
B is changing. तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए इसको कॉनकेव कर रहे हैं। तो अब अपना जवाब ये है हम लोग का आंसर ये रहेगा कि poles of the magnet are made concave to provide radial magnetic field so that angle between magnetic moment and magnetic field is always 90 degree and torque due to magnetic field remain constant. Is always 90 degree and torque due to magnetic field remain constant. ये बात हो गया, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेट का पोल्स को कॉनकेव बना रहे हैं जिससे हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलने से क्या होगा, M और B के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तभी हम लोग रीडिंग प्रॉपरली ले पाएंगे, तभी ये इसका रीडिंग लेना पॉसिबल है। नहीं तो फिर वो नीचे भी कॉस थीटा, थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं रहा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, कि जब अगर तुम कभी गैल्वेनोमीटर, अमीटर या वोल्टमीटर कुछ भी यूज किए होगे या करोगे तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे। वो चीज ये है कि जब हम इसको सर्किट में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो मान लो किसी जगह पर रीडिंग आना है ना, जहां पर ये टॉर्क बैलेंस होना है, तो वहां जाके रुकना है इसको। लेकिन वहां जाकर ये रुकता नहीं है। जब तुम इसको जोड़े तो ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करके और फिर उस रीडिंग पे रुकता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो निडल पहले ऑसिलेशन करता है और फिर जाकर वहां पर रुक जाता है जहां पर कि ये सिचुएशन हो रहा है, टॉर्क बैलेंस हो रहा है। तो सबसे पहला बात तो ये हुआ कि ऑसिलेशन क्यों हुआ, और दूसरा बात ये है कि रुका क्यों। तो समझते हैं। इस सवाल का आधा जवाब हम अभी देंगे और आधा जवाब अगले चैप्टर के अंत में दिया जाएगा, है ना। अपना ये चैप्टर अभी बस कंप्लीट होने वाला है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लास्ट टॉपिक है इसका। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर हम लोग बात करेंगे। तो ये ऑसिलेट क्यों करता है, देखो। जब तक टॉर्क बैलेंस नहीं हो रहा है, शुरुआत में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और शुरुआत में टॉर्शनल वायर का तो कोई टॉर्क ही नहीं है, तो ये घूमना स्टार्ट किया। तो इस पर कुछ नेट टॉर्क है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या किसी भी एक डायरेक्शन में, तो ये रोटेट करना स्टार्ट किया विद सम एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, तो जब तक नेट टॉर्क बैलेंस नहीं हो जाता, इसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन था।
तो ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी, जब दोनों टॉर्क बैलेंस हुआ तब तक ये एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा था, तब तक ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गेन कर चुका होगा जिस मोमेंट पर टॉर्क बैलेंस हुआ। अब ओमेगा गेन कर चुका है तो वहां टॉर्क तो बैलेंस हो गया, बट एंगुलर वेलोसिटी तो ये सिलेंडर फर्दर और घूम गया। जैसे ही अब आगे बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क तो कांस्टेंट है, लेकिन और घुमा तो टॉर्शनल वायर का टॉर्क और बढ़ेगा, तो अब वो रिटार्ड होते 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 रेस्ट पे आएगा और फिर वापस आएगा। थोड़ा आगे निकल गया था इक्विलिब्रियम से, अब वापस आएगा तो फिर से इक्विलिब्रियम तक आते आते, इस पॉइंट तक आते आते कुछ ओमेगा गेन कर चुका होगा तो फिर इधर जाएगा। तो ये सिलेंडर वहां पर डांस करना, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है, इसी कारण तुमको वो ऑसिलेट करता हुआ दिखता है। अब सवाल ये है कि उस ऑसिलेशन को रोका कौन, उस ऑसिलेशन को डैम्प कौन किया। डैम्पिंग का मतलब है जब कोई ऑसिलेशन कम होते होते जीरो हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते खत्म हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग हो रहा है ना, ऑसिलेशन डैम्प हो रहा है। तो इसका डैम्पिंग कौन किया? एक सवाल का जवाब तो मिल चुका है कि ऑसिलेट क्यों कर रहा है। डैम्पिंग कौन किया, तो अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर अंदर जिस भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो आइडियल तो है नहीं, तो वहाँ फ्रिक्शन मौजूद होगा, है ना। ये घूम रहा है तो ऐसे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन इसको रोका। अंदर एयर भी मौजूद है तो एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है, सही बात है, एकदम ठीक बात है। लेकिन वो जो टॉर्क दे रहा है वो एकदम नेग्लिजिबल है, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, या एयर फ्रिक्शन, इन सब की वजह से टॉर्क को बहुत नेग्लिजिबल रखा जाता है, नहीं तो वो रीडिंग को अफेक्ट करेगा। अगर उसका भी टॉर्क काउंटिंग में आ गया तो रीडिंग को अफेक्ट करेगा। तो इन सब के इफेक्ट को एकदम कंस्ट्रक्शन के समय ऐसा रखा जाता है कि हिंज को काफी हद तक स्मूथ रखा जाता है। ऑल्दो वहां फ्रिक्शन होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि जब ये सिलेंडर ऑसिलेट करना चालू करेगा ना, तो वो डैम्पिंग करने का कोशिश तो करेगा, लेकिन तुम देखोगे कि वो रीडिंग जो है ना, ऐसे ऐसे करके 2-3 बार में ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ऐसे। ये नहीं कि कर रहा है, तुम बैठे हो आराम से और फिर 5 मिनट बाद ये रुका। अगर हम उस एक्सिस के फ्रिक्शन के भरोसे रहें, ठीक है, अगर हम एक्सिस के फ्रिक्शन के भरोसे रहें या एयर फ्रिक्शन के भरोसे रहें, तो ये रुकेगा तो जरूर सिलेंडर, लेकिन बहुत टाइम बाद। ये 5 मिनट या 10 मिनट तक का समय ले सकता है, और 5 मिनट बहुत ज्यादा समय है। तुमको अगर एक रीडिंग लेना है तो तुम सिर्फ इस इंतजार में बैठे हो कि ये गैल्वेनोमीटर शांत होगा तब हम रीडिंग लेंगे। वो ऐसे 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 कर रहा है, जबकि तुम देखोगे प्रैक्टिकली तो ऐसे ऐसे करके विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड स्टॉप। तो इसका मतलब वो एयर फ्रिक्शन नहीं है वो डैम्पिंग कराने वाला, ना ही इसका ये जो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस इसको फ्रिक्शन दे रहा होगा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में। वो लोग अगर रोकता ना इसको तो रोकने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये तो तुरंत रुक जाता है। कोई और है जो इसके ऑसिलेशन को डैम्प कर रहा है, और जैसे वो डैम्प करके इसको रोकता है वो फैक्टर भी हट जाता है। वो बड़ा अजीब सा फैक्टर है। जब तक ये ऐसे डांस कर रहा है तब तक वो आके इसको उसके ऑसिलेशन को डैम्प कर रहा है। एक बार ये रुक गया ना तो वो वाला फैक्टर भी गायब हो जाता है, वो जो रोकने वाला काम था वो लगना बंद हो जाता है। तो वो है कौन? अब उसको अभी हम लोग नहीं समझ सकते कि इसके ऑसिलेशन को डैम्प कौन कर रहा है। उसके लिए हम लोग को जाना होगा अगले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पर हम लोग समझेंगे कि इसको डैम्पिंग, इसके ऑसिलेशन को डैम्प कर कौन रहा है। तो अपना ये चैप्टर यहां तक का पार्ट, फील्ड और फोर्स रिलेटेड बात जो है वो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इस सवाल को हम लोग एक अधूरे नोट पर छोड़ रहे हैं, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग को इसका जवाब मिलेगा, और वो भी एकदम अंत में जाके मिलेगा। और अब हम लोग इसके बाद अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म पे बात करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। और अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, अर्थ के मैग्नेटिज्म से, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी बात है, टर्म्स है, कैलकुलेशन है,
उन सब पे बात किया जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं, अपना ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है।